राम राम टाब्रो। किसान के हाल चाल, आनंद मंगल। हाँ शानदार होंगे ना, पढ़ाई अच्छी चल रही देखो आपकी। और धीरे धीरे अपन एक एक पार्ट पढ़ते हुए जा रहे, क्लियर है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको एग्जाम में थोड़ी सी परेशानी आती है उन पार्टों को अपन पहले ले रहे हैं और बड़े प्रश्न जहां से बनते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी वाला सेगमेंट चल रहा है अपना। तो मानव में आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अपन ने पढ़ लिया देखो, नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक मिलने से उस क्रिया को आप क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। आप जानते हो निषेचन के दरमियान क्या बनता है, युग्मनज, यानी युग्मक से युग्मनज बना। युग्मनज बार बार विभाजित होकर मादा के शरीर के अंदर किससे बदलेगा, भ्रूण में बदलेगा। और भ्रूण किससे बदल जाएगा, आपका गर्भ यानी फिटस। और फिर वो जो गर्भ होगा वो शिशु बनेगा। अब यहाँ पर अपन बात करें आज, जो देखो आपको मजा आने वाला रीजन, क्योंकि ये आपके इतने दिन तो पढ़ा आपने पादुओं में जनन ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में जनन पढ़ा था आपने, है ना, जो कुछ तो दिखाई भी नहीं देते जैसे अमीबा वगैरह। अब पढ़ेंगे मानव में, क्योंकि अपने शरीर की जब भी बात होती है तो अपने को थोड़ा इंटरेस्ट आता है यार अपने शरीर में क्या हो। जैसे आपको इंटरेस्ट आया था अपना पाचन कैसे कैसे क्या क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन। फिर 2 दिन तक तो आपको लगा होगा अपना ब्लड सिर पे जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, इधर उधर आ रहा है, फिर उत्सर्जन बढ़ा आपने। तो आज पढ़ेंगे अपन मानव में जनन बड़ा। हाँ आपको मजा आएगा ना। तो आप देखो, मानव में जनन जो है लैंगिक जनन ही होता है, मानव में अलैंगिक जनन होगा नहीं। आगे बात समझ में, लैंगिक जनन यहाँ 2 जनक जीव की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जनन मानव क्या होते ही जनन करने लग जाता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हो आप शिशु, है ना, कल भी बताया था आपको। हाँ, अब वो जो शिशु है फिर किससे बदलेगा, बालक में। लेकिन 10-12 साल, लगभग 12 साल आते आते वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और 12 साल आते आते उसमें कुछ विशेष परिवर्तन होंगे दोस्त। कौन से होंगे, विशेष परिवर्तन होंगे। हाँ, कक्षा 8 में यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन मैंने पढ़ाया है, बहुत ही तगड़े तरीके से नोट्स लिखा रखे, आप जाके उसको देख सकते हो, वहां से नोट्स इतिज ले सकते हो। कोई अंतर नहीं आपकी किताब और उस किताब के अंदर इसके लिए। तो विशेष परिवर्तन होते लगभग। और आप देखो 12 के बाद में क्या था, 13, 14, 15, 16, लगभग 18 से 19 वर्ष तक की आयु चलती है, यानी 12 से 19 वर्ष तक की। तो 13 है ना, फिर इंग्लिश में बोलेंगे 14, 15, 16, यानी इसके पीछे सब क्या आ रहा है, टीन आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, टीन एज भी बोलते हैं। कौन बोलते हैं, टीन एज। और इंग्लिश में सॉरी अपन बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, किशोरावस्था। क्या बोलेंगे, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। अब ये किशोरावस्था कहलाती 12 से 19। लेकिन जब भी किशोरावस्था शुरू होती है तो उसके शुरू होने पर किसी के 12 साल में शुरू, किसी के 10 साल में शुरू, किसी के 14 साल में शुरू। देखो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन बताएंगे, जहां पर आप युवा हो रहे हो, युवान हो रहे हो, जवान हो रहे हो। तो ऐसा मत समझ लेना कि यार 15 साल सर में बता रहे लक्षणों तो मेरे 14-15 साल तक भी नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो अब इधर देखिए, तो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो 12, लगभग अपन मानते हैं 10-12 साल। लड़कियों में थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में लगभग 12 साल के आसपास शुरू होता है। तो जब इस शुरुआती चीज में क्या होता है दोस्त, विशेष परिवर्तन होते हैं। और विशेष परिवर्तनों के क्या आ जाती है, इसके अंदर जनन परिपक्वता आ जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जनन परिपक्वता आ जाती है। जनन परिपक्वता आ जाती है, किसके अंदर आ जाती है, इस एज में। तो जनन परिपक्वता जब आ जाती है तो उस एज को क्या कहते हो आप, किशोरावस्था कहते हो। यानी शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण मनुष्य में क्या आ जाती है, जनन परिपक्वता आ जाती है, उसे क्या कहते हो आप, किशोरावस्था कहते हो। अब इस किशोरावस्था में जब शुरुआत में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौनारंभ। क्या कहलाते हैं दोस्त, यौवना आरंभ। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, जनन परिपक्वता आने पर लगभग बहुत सारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों को कहते हैं यौना आरंभ। और जब पूर्ण रूप से उसमें जनन परिपक्वता आ जाती है तो उसे बोलते हैं यौन आरंभ क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, देखो कुछ कुछ परिवर्तन तो ऐसे आते हैं जो लड़कों और लड़कियों में समान होते हैं। जैसे कि हाँ, लड़कों और लड़कियों में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे उनकी लंबाई में वृद्धि होगी, शरीर थोड़ा सा क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। और दूसरा, आप कभी जैसे लंबाई में वृद्धि, सबसे ज्यादा जो दृष्टिगोचर दिखने वाला परिवर्तन कौन सा है, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। शरीर सुडौल और बढ़िया सा मजबूत शरीर हो जाएगा। लड़कों में कंधे वाला भाग मजबूत हो जाता है और लड़कियों में कमर से नीचे जो कुल्हे होते हैं वो भाग वसा जमाव के कारण वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपके बगलों, जैसे आर्मपिट या कांखे कहते हैं, उसमें बाल आ जाते हैं। और आपके जो प्यूबिक क्षेत्र होते हैं, जो जन्नांग यानी जांग के ऊपर का जो क्षेत्र है, जन्नांग वाले क्षेत्र है, उसके चारों तरफ भी क्या आ जाते हैं, बालों के गुच्छे आ जाते हैं।
और वो जगह भी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। और लड़कियों में इसके अलावा क्या परिवर्तन आते हैं, लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है। और दूसरा जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास पढ़ेंगे। जनन अंग कौन कौन से होते हैं, स्त्रियों में अलग और पुरुषों में अलग जनन अंग होते हैं। उन दोनों में क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा और जनन अंगों की बात करें तो मुख्य जनन अंग जो नर की बात करें तो उसमें है वृषण, टेस्टिस, वृषण। इससे पहले वाले आपने हार्मोन वाले पार्ट में मैंने बताया था वृषण। तो नर जनन अंग जो है वो क्या है, वृषण। वृषण में क्या हो जाता है दोस्त, शुक्राणुओं का उत्पादन, शुक्राणुओं का उत्पादन यानी शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। स्पर्म, इंग्लिश में बोलते हैं शुक्राणुओं को स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है। और मादा, मादा की बात करते हैं तो क्या मादा में क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय से किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, अंडाणु का। किसका निर्माण हो रहा है, अंडाणु, साहब अंडाणु का निर्माण। देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, पुरुषों में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आपके यौनारंभ में जाके होता है 12 साल के बाद में। लेकिन महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं ना दोस्तों, ये आपको आश्चर्यचकित वाली बात होगी, जब ये मादा के गर्भ में होती है ना तब इसके बनना शुरू हो जाते हैं। लगभग ये कंप्लीट हो जाते हैं। जितने शुक्राणु बनना, सॉरी जितने अंडाणु बनना होता है उसके गर्भ में ही बन जाते हैं। तो साहब बाद में क्या होता है, अंडाणु का निर्मोचन शुरू होता है। यानी अंडाणु क्या होते हैं, निर्मोचन, या अंडाणु का पहले लिख दो, निर्मोचन से पहले अंडाणु परिपक्व होते हैं। परिपक्व, हाँ परिपक्व यानी मेच्योर होते हैं। देखो वो जो अंडाणु थे जो गर्भ के अंदर बने थे वो अपरिपक्व थे, बहुत अधिक काम के नहीं थे, लेकिन बन गए थे संख्या में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यौनारंभ में अंडाणुओं का परिपक्वन स्टार्ट हो जाता है और फिर निर्मोचन शुरू होगा। और क्या होगा, परिपक्वन में निर्मोचन। आगे बात समझ में, इस प्रकार के कुछ परिवर्तन। एक परिवर्तन जो आपको बहुत परेशान करता है, क्या परेशान करता है साहब, आपके शरीर में तेलीय ग्रंथियां, क्या तेलीय ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां विकसित हो जाती है। पसीने की ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियों के विकसित होने से आपके चेहरे पे तेल ही तेल हो जाता है, जिसके कारण आपके चेहरे पे रोम छिद्र बंद हो जाने के कारण आपके कील मुंह से कई सारी फुंसियां निकल आ जावे। हाँ फिर लाओ क्रीम लाओ, लगाओ या लगाओ डॉक्टर ने खूब सारा पीछा दे दो, नलाई को खई न कर लो, 2-4 बार दिन में मुंडो धोड़ो और उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी लगानी, सब सही हो जाए। धीरे धीरे यह चीजें वशान भी सही हो जाएंगे, फोड़ मत दीजिए वरना काला निशान रह जाओला, ठीक है। सबके होती दोस्त, तेलीय ग्रंथियां विकसित हो गई और उस पसीने की ग्रंथियां विकसित हो गई। और आपके शरीर में क्या क्या होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, आवाज कैसी हो जाती है, ये जो होता है गले में, ये जो उभार है, ये उभार के अंदर क्या है, स्वर यंत्र है, लेरिंग्स है। और ये जो उभार पुरुषों में जो दिखाई देता है इसको कहते हैं कंठमणि, एडम्स एप्पल, जो महिलाओं में छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन होते हैं दोस्तों। और कुछ भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, है ना। तो कई बार अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सेल हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतम एनर्जी का इसमें निर्माण होता है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएंगे। तो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। और क्या होता है, जैसे लड़कियां होती है इस उम्र में, क्या होती है, कांच के सामने जाती है, अपने चेहरे को देखती है, बालों को लट्टों को लगाती है, बढ़िया सुंदर बनने का प्रयास करती है। लड़कों में भी अपने तरफ क्या हो जाती है, जैसे आप 8-10 साल से पहले देखते हो कि आप कैसे भी कपड़े पहन के जा रहे हो, लेकिन आप 14-15 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते अपने प्रति क्या हो जाते हो, सजग हो जाते हो, यानी स्वयं के प्रति सजगता आ जाती है। स्वयं के प्रति क्या आ जाएगी, सजगता। जितने पॉइंट में बोलता जा रहा हूं दोस्तों लिखते जाना, सजगता आ जाती है। क्या आ जाती है, सजगता आ जाती है। आप अपने प्रति अवेयर होने लगते हो। बाहर निकलोगे तो मुंह धो के निकलोगे, बाल बढ़िया से संवार के निकलोगे, ऐसा लगेगा कि हाँ अपन सुंदर दिखे। अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करोगे, आपके कोई ना कोई मॉडल तय करोगे कि मुझे इसकी तरह दिखना है ना, और बार बार कांच के सामने जाओगे और अपने चेहरे को देखोगे मैं कैसा लग रहा हूँ। इस प्रकार की सजगता इस उम्र में आ जाती है। आ गई बात समझ में। तो ये यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, कौन सा, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, शारीरिक सौष्ठव आ जाता है। इसके अलावा जनन अंगों का विकास हो जाता है नर और पुरुषों में, और पुरुषों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है और अंडाणुओं का परिपक्वन और निर्मोचन शुरू हो जाता है। इसके अलावा तेलीय ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां विकसित हो जाती है और स्वर यंत्रों का विकास भी वहां पर हो जाता है। और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, हाँ आप में बुद्धि भी आने लगती है दोस्तों, है ना, अच्छी बुद्धि चलने लग जाती है, तर्क करने लग जाते हो, हर चीजों के प्रति समझ विकसित आपकी हो जाती है। ये सब किसके अंदर होते हैं दोस्तों, किशोरावस्था के अंदर होते हैं। और देखो महिलाओं में एक और चीज होती है, देखो मिटा रहा हूं इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो। अब महिलाओं के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस उम्र में महिलाओं के अंदर ऋतुस्राव होता है। अब साहब ओ कही है ऋतुस्राव,
बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों। हाँ, जिससे साधारण भाषा में आप कहते हो टाइम पीरियड्स आना, है ना। 4-5 दिन तक महिलाओं में रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। पहली बार रक्तस्राव होना रजोदर्शन कहलाता है। और 55 से 56 साल की उम्र आते आते महिलाओं में कई जगह 45 में बंद हो जाता है, 50 में, तो आप 45 से 50 याद कर सकते हो। अगर ऋतुस्राव का बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रजो निवृत्ति, है ना। तो यहाँ रजो दर्शन और ऋतुस्राव को मैं दोस्तों समझा रहा हूँ। देखो आपने क्या कहा कि नर युग्मक शुक्राणु, जब हाँ महिला और पुरुष में क्या होगा, मैथुन क्रिया होगी, तो क्या होगा, ये जो शुक्राणु है कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, मादा की योनि में छोड़ दिए जाएंगे। और उसके अंदर जो मादाओं के द्वारा जो अंडाणु बने, ये तो शुक्राणु और अंडाणु वहां पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के क्या बनाया, युग्मनज बनाया। क्या बनाया, किसका निर्माण किया, युग्मनज। बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब युग्मनज में वापस कितने गुणसूत्र हो गए दोस्तों, 46, यहाँ 23 और यहाँ 23। देखो अगर यहाँ पर भी 46 होते हैं तो कुछ ना कुछ अलग ही जीव बन जाता है फिर। इसलिए आप इस युग्मनज, प्रथम जो आपकी कोशिका जिससे आपका शरीर बन रहा है वो कौन है, युग्मनज है। युग्मनज में किसका निर्माण हुआ दोस्तों, भ्रूण का निर्माण हुआ। और भ्रूण से किसका निर्माण हुआ, गर्भ का। और गर्भ जो है ना, ये सब गर्भ में चीजें चल रही है। अब यहाँ गर्भ के बाद में किसका निर्माण हो गया दोस्तों, आपके शिशु का, यानी बाहर शिशु बनेगा। फिर आगे से आगे प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर मान लो शुक्राणु को, हाँ मान लो क्या होता है, देखो 28 दिन का चक्र होता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि मादा की जो अंडाशय होगा, 2 अंडाशय होते हैं मादा में, आपने पढ़ा ही है ना 8वीं क्लास में। 2 अंडाशय होता है, लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। तो इसमें एक बार में क्या होता है, हर महीने जैसे एक बार बाईं तरफ के अंडाशय से अंड रिलीज होगा एक तरफ, फिर अगले महीने वापस अगली दाईं तरफ के अंडाशय से अंड रिलीज होगा। अब ये जब अंड रिलीज होता है तो लगभग, अब ये इसमें क्या क्रिया होती है, क्यों, क्योंकि अब ये सारी क्रिया क्या है, बच्चे पैदा करने के लिए है। अब बच्चे पैदा होगा, विकसित कहाँ होगा, आपका गर्भाशय के अंदर, है ना, यूट्रस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इस गर्भाशय का क्या होने लगता है, ये पहले दिन से इसको पता है कि भाई अपने से यहाँ से अंडाशय अंडाणु निकालेगा। यदि इसको शुक्राणु मिल गया तो फिर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी कि यहाँ पर बच्चे का विकास हो। तो ये पहले से ही तैयार होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, गर्भाशय की जो दीवार होगी वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा, यानी रुधिर का जो प्रवाह होगा, रुधिर प्रवाह है वो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये सब, इसका तीर का निशान का मतलब क्या, अपना इंक्रीज होना, बढ़ना। तो रुधिर प्रवाह, रुधिर की मात्रा भी यहाँ क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही लगभग इस 28 दिन के साइकिल में ये सब चीजें लगातार चलती रहती है। लगभग 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से कहा अंडाणु जो होता है, वो अंडाणु जो होता है वो कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब। याद रखना इस शब्द को, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, कौन आता है, अंडाणु। अब ये फेलोपियन ट्यूब से आया। अगर उस दरमियान नर और मादा में मैथुन क्रिया हो गई तो मैथुन क्रिया के माध्यम से शुक्राणु छोड़ दिए जाएंगे योनि में। योनि से होते हुए ग्रीवा भाग में जाते हुए कहां जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा। कौन, फेलोपियन ट्यूब्स पे क्या है, अंडाणु, और इसके साथ में कौन मिल जाएगा, इसका शुक्राणु। अगर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए तो किसका निर्माण कर देंगे, युग्मनज, और बाद में शिशु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर आपको इस कंडीशन में अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला दोस्तों, इसका जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। आपकी किताब में 1 दिन दे रखा है अंडाणु का, पूछा जाए जीवन काल कितना तो आपकी किताब के अनुसार 1 दिन ही बताना है, लेकिन कई बार 2 दिन तक भी ये चीजें हो सकती है। तो ये जो शुक्राणु है दोस्तों, अगर इस अंडाणु को नहीं मिलता है तो क्या होता है, क्योंकि गर्भाशय तो तैयार हो रहा है। अगर अंडाणु नहीं मिलता है तो ये जो अंडाणु होगा लगभग 28वें दिन, है ना, पहले दिन से शुरू हुआ, ऐसे गर्भाशय वगैरह की दीवार मोटी हुई 14वें दिन अंडाणु रिलीज हुआ, अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो लगभग ये क्या होता है, 28वें दिन बाद में क्या होता है कि इसकी दीवार, गर्भाशय की दीवार टूटेगी दोस्तों। और दीवार टूटेगी, और क्योंकि अतिरिक्त रक्त का प्रवाह हो रहा तो वहां से रक्त भी निकलेंगे, श्लेष्मा निकलेगी, है ना, दीवारों के कुछ टुकड़े, श्लेष्मा। ये शब्द याद रखना जो आपको लिखने में बहुत काम में आएंगे दोस्तों। और ये जो अंडाणु होगा ये उस रक्त और श्लेष्मा के माध्यम से क्या होगा, योनि से मादाओं के शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी रक्त जो होगा वो अंडाणु होगा, रक्त के साथ में कहां से निकल जाएगा, मादा की योनि से बाहर निकल जाएगा। इसको क्या कहते हो आप, इस क्रिया को ऋतुस्राव, ऋतुस्राव या ऋतुस्राव या पीरियड्स वगैरह आप लिख सकते हो, ऋतुस्राव, है ना। अब ये ऋतुस्राव की परिभाषा आप साफ बता दो, हम लिखेंगे कैसे। बिल्कुल आप कैसे लिखोगे, बोलोगे ये मादाओं में एक मासिक चक्र चलता है,
इसके अंदर कि गर्भाशय की दीवारें क्या होगी, मोटी होगी, रुधिर प्रवाह गर्भाशय में बढ़ जाएगा। 14वें दिन मादा के एक अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा और वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा। यदि उस समय मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के दौरान अगर अंडाणु शुक्राणु का मिलना हो जाता है तो युग्मनज और युग्मनज से बार बार विकसित विभाजन या विभाजन होकर विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो अंडाणु जो गर्भाशय उसकी दीवार टूटेगी और वो रुधिर के और श्लेष्मा के माध्यम से अंडाणु मादा की योनि से बाहर निकल जाएगा। और ये प्रक्रिया लगभग आपकी किताब में 2 से 8 दिन दे रखी, लगभग आप 4-5 दिन मान सकते हो। 4-5 दिन तक ये रुधिर प्रवाह चलता रहता है दोस्तों। इस क्रिया को क्या कहते हो, ऋतुस्राव। ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना ही लिख सकते हो कि मादाओं के अंदर अंडाणु अनिषेचित अंडाणु, भाई निषेचन नहीं होगा है ना, निषेचन यानी अंडाणु शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। अनिषेचित जो अंडाणु है, आप क्या लिख दोगे, अगर छोटी परिभाषा लिखोगे, अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु रक्त के माध्यम से मादाओं के शरीर से बाहर निकलता है और ये 4-5 दिन तक रक्त का प्रवाह होता है। इस क्रिया को आप ऋतुस्राव कहते हैं। आगे बात समझ में, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, क्योंकि मानव में अपन क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले नर की बात कर लेते हैं। नर में जनन तंत्र अलग होगा, मादा में जनन तंत्र अलग होगा। तो अभी इतनी बात कर ली, नर में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, हो कहाँ रहा है, कैसे हो रहा है, अपन देखते हैं। देखो ये आपका नर जनन तंत्र का चित्र छाप लेना। इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये चीज छपेगी। आगे बात समझ में। तो नर जनन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर जनन तंत्र में आप देखो इस प्रकार की आपकी संरचना आप सब जानते हो। अब इसके अंदर की चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपने अपना उत्सर्जन तंत्र देखा, जो मूत्र बना, और मूत्र जो जहां पर भरा था उसको आपने कहा था मूत्राशय। क्या कहा था, मूत्राशय, यूरिथ्रा। अब ये जो मूत्राशय है, इसमें ये देखो मूत्राशय है ना, और मूत्राशय से एक नली निकल रही है, देखो मूत्र नलिका है ना, क्योंकि किडनी से मूत्र नलिका द्वारा कहाँ आ रहा है, इस मूत्राशय में मूत्र आ रहा है। इसी मूत्राशय की नली, देखो ये जो नली है और इधर से एक नली आ रही है ना, ये जो नली है और ये नली। अब ये नली कौन सी है, देखो कौन सी है, शुक्रवाहिनी नली है। क्या आ रही है, शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी नली कहां से आ रही है, ध्यान से देखना, कहां से आ रही है, वृषण से आ रही है। ये आपकी वृषण है। क्या है दोस्तों, वृषण है। वृषण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मुख्य जनन अंग कौन सा है, मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग आपका कौन सा है, वृषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिस। इसी वृषण के 2 कार्य हैं दोस्तों। पहला कार्य आपने देखा, शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। ये लिखना रहेगा आपको, शुक्राणुओं का निर्माण। और इसका दूसरा कार्य क्या होगा दोस्तों, एक हार्मोन का निर्माण करता है। कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार, हाँ लिखो सबके सब, कौन सा हार्मोन का स्राव करता है। ये टेस्टिस से नाम से बताया था तुम्हारे को मैंने, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम बताया था, टेस्टोस्टेरोन, है ना। 2 हार्मोन का स्राव कर दिया। ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होने वाले जो यौनारंभ में जितने भी आपने परिवर्तन देखे थे वो सब किसके कारण हो रहे थे, टेस्टोस्टेरोन, है ना। दाढ़ी मूंछ का आना वगैरह इस सब तरीके से देखा था आपने कि पुरुषों को जो पुरुष बनाते सब चीजें वो टेस्टोस्टेरोन है। किससे स्रावित हो रहा है, वृषण से। अब आप देखेंगे कि जो वृषण है आपकी उदर गुहा से यानी पेट की गुहा से बाहर निकले हुए होते हैं ना। ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, संख्या में होते हैं ये 2, यानी एक जोड़ी संख्या में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब ये जो वृषण है वो उदर गुहा में होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों, उदर गुहा में। उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। किसमें रहते हैं, वृषण कोश में। वृषण कोश यानी वृषणों के ऊपर एक आपकी स्किन का आवरण होता है जिसे आप कहते हो वृषण कोश। इस वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। आगे बात समझ में। अब साहब ये उदर में ही रह जाते, शरीर के अंदर ही रह जाते तो क्या दिक्कत होती, बिल्कुल दिक्कत होती। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन शुक्राणुओं का निर्माण चूंकि वृषण में हो रहा है और शुक्राणु
जो होते हैं 37 डिग्री से कम ताप पर ही विकसित हो पाते हैं। मैंने क्या बोला, 37 डिग्री से कम ताप होगा तभी क्या होंगे, विकसित होंगे। और अपने मनुष्य का तापमान कभी बदलता नहीं है, 37 डिग्री ही रहता है। इसलिए इसको शुक्राणुओं को विकसित होने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। शरीर, इनकी जो संरचना होती है वो शरीर से बाहर लटकी हुई होती है ताकि इनको कम तापमान मिले, और कम तापमान मिलने के कारण इन शुक्राणुओं का निर्माण और विकास अधिक से अधिक हो सके। आगे बात समझ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वृषण का दूसरा कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है, जो पुरुषों को पुरुष बनाता है। पुरुष में जो यौनारंभ में होने वाले सारे परिवर्तन है, सबके सब टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होते हैं। ये बात समझ में आ गई। वृषण, तो मुख्य अंग कौन सा हो गया आपका, वृषण। अब देखो, वृषण से एक नलिका जा रही है ना, इस नलिका में देखो क्या जाएंगे, आपके शुक्राणु जाएंगे। क्या जाएंगे, शुक्राणु। यानी शुक्राणुओं का जो बनते कहाँ, वृषण में, लेकिन शुक्राणुओं को जो ले जाने वाला परिवहन का कार्य कौन कर रहा है, शुक्र वाहिनी नलिका। नाम में ही है शुक्र, यानी शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिनी, यानी एक स्थान, वाहिनी यानी वाहक क्या होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ले जाकर किसको रहे हैं, शुक्राणुओं को। तो ये शुक्र वाहिनी नलिका है। अब ये देखो, ये नलिका यहाँ से जाती जाती यहाँ तक आ रही है, और इधर से क्या आ रही है दोस्तों, देखो ये मूत्र नलिका भी आ रही है। शुक्राशय, ये शुक्राशय, सॉरी, ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय से यहाँ क्या निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है। आपका क्या निकल रहा है, इस मूत्राशय से यूरिन निकल रहा है, यानी मूत्र निकल रहा है। अब यहाँ जाके ये मूत्र मार्ग और आपका ये जो शुक्र मार्ग है, जहां से शुक्राणु आ रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक ही हो जाते हैं। और ये बाहर किसके माध्यम से, देखो ये मूत्र मार्ग ठेठ यहाँ आ रहा है, ये मूत्र मार्ग, और आपका ये जो शुक्र मार्ग है, जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, वो जो मार्ग है, दोनों क्या है, उभय मार्ग, यानी कॉमन एक ही जगह से ये चीजें निकलती। लेकिन मादाओं में दोनों जो चीज नलियां होती है वो अलग अलग होती है, मनुष्यों में एक ही होती, उभय मार्ग होता है, मूत्र मार्ग और शुक्र मार्ग। अब देखो रास्ते में और क्या क्या होता है, देखो ये शुक्र वाहिनी जो ले जा रही है अपने शुक्राणुओं को, इसमें यहाँ देखो एक ग्रंथि है शुक्राशय, शुक्राशय से इससे कुछ तरल पदार्थ किसमें छोड़ दिया जाता है, इस शुक्र वाहिनी नली में। और एक और यहाँ पर ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी देखो इसके मार्ग में आ रही है, इसका भी द्रव इसमें छोड़ दिया जाता है। और ये कैसे द्रव होते हैं, देखो मैं यहाँ इधर लिख देता हूं एक साइड में, शुक्राशय, शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। इसका जो स्त्राव है, ये स्त्राव किसमें होता है दोस्तों, ये जो तरल है ना, तरल पदार्थ का स्त्राव, तरल पदार्थ का जो स्त्राव किसमें होगा, शुक्र वाहिनी नली, शुक्र वाहिनी नली। और शुक्र वाहिनी नली में अभी क्या है, शुक्राणु है। क्या है दोस्तों, शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु है, अब इस शुक्र वाहिनी नली में है, और शुक्र वाहिनी नली में शुक्राशय और प्रोस्टेट का तरल पदार्थ का स्त्राव शुक्र वाहिनी में हो गया। अब शुक्र वाहिनी में क्या क्या हो गया दोस्तों, देखो तरल पदार्थ लिक्विड प्लस शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु होंगे, ये क्या, अब ये जो तरल पदार्थ और शुक्राणु होता है, इसको कहते हैं सीमन, और हिंदी में कहते हैं वीर्य। क्या कहते हैं, वीर्य। अब ये जो शुक्राणुओं को तरल पदार्थ क्या करता है, एक तो गति प्रदान करने के, भाई एक तो बिल्कुल आराम से केवल शुक्राणु ही जा रहे हैं, अब उसको आप पानी, तरल पदार्थ में तो तैरता तैरता आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। और दूसरा, ये तरल पदार्थ क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या प्रदान करता है दोस्तों, पोषण प्रदान करता है। आगे बात समझ में, शुक्राणु को पोषण और क्या प्रदान कर दिया, गति प्रदान कर दी, दोनों चीजें प्रदान कर देता है। आगे बात समझ में, कहां कहां से, शुक्राशय से और प्रोस्टेट से। अब ये वीर्य यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग हो गया, और जो मार्ग है, इस वाले अंग को आपने क्या कहा, पेनिस इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में आपने इसको कहा शिश्न। इस प्रकार से ये चीज बाहर निकल जाती है। आगे बात समझ में। अब ये जो नर जनन तंत्र है, अब इसमें क्या क्या क्रिया हुई, देखो शुक्राणु का निर्माण हुआ और शुक्राणु बाहर निकले, तो नर जनन किसे कहेंगे, कि ऐसा तंत्र जिसमें नर जनन कोशिका, भाई ये नर जनन कोशिका है ना, ये नर जनन कोशिका है, जिसको शुक्राणु कहा आपने, नर जनन कोशिका का निर्माण होता हो और उसको निर्मोचित किया जाता हो, ऐसे सारे अंग क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र में शामिल होते हैं। आगे बात समझ में, एक बार इसको ऐसे डायग्राम बना लो, फिर अगली बार अपन मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। छाप लो इसको दोस्तों।
हाँ दोस्तों अब अपन पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, नर पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये आपको इस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें मैंने एक शब्द, एक संरचना बनाई अंडाशय। अंडाशय देखो दो है ना, संख्या में कितने हैं, दो है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अंडाशय क्या करता है, अंडाशय जैसे आपका वृषण है, उसके दो कार्य, ऐसे ही अंडाशय के दो कार्य है। क्या है, एक तो अंडाणुओं का निर्माण, अंडाणुओं का निर्माण, अंडाणु का क्या करता है दोस्तों, ये निर्माण करता है। और दूसरा क्या करता है, हाँ कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है दोस्तों, हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव। अब इसके अंदर और क्या होता है, देखो अंडाशय जो होता है दो होती है ना, हर महीने आपको पहले बता दिया गर्भ में उसके सारे अंडे बन जाते हैं, लेकिन कौन से बनते हैं, अपरिपक्व अंडे बनते हैं। और बाद में 10-12 साल की उम्र आते आते हर महीने एक अंडे का विकास होगा, और विकास होगा, निर्मोचन होगा दोस्तों, है ना। तो अंडाशय किसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा इसका, बाद में 10-12 साल की उम्र होते होते जो आपका यौनारंभ है उसमें उन अंडों को, अंडे क्या होने लगेंगे, परिपक्व होने लगेंगे। और परिपक्व होते जैसे वो मासिक चक्र मैंने बताया था 1 महीने का, यानी हर महीने एक अंडे का निर्मोचन यानी बाहर आएगा। और बाहर आके कहाँ आता है दोस्तों, इस देखो यहां से होते हुए कहा, कौन जुड़ रही है इससे, फेलोपियन ट्यूब से जुड़ रही है। फेलोपियन ट्यूब्स भी कितनी है दोस्तों, दोनों। एक देखो, एक ये लेफ्ट ओवरी है, एक ये राइट ओवरी है ना। ओवरी यानी अंडाशय, दायां अंडाशय और बायां अंडाशय। हर महीने एक बार बाएं अंडाशय से निकलेगा, एक बार दाएं अंडाशय से अंड बाहर निकलेगा। और देखो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स मिलके एक लचीली संरचना का निर्माण कर रहे हैं, उसका नाम है गर्भाशय। ये गर्भाशय पर ही क्या होता है, शिशु का विकास होता है। किसका विकास होता है, शिशु का विकास होता है। आगे बात समझ में। अब देखो ये है योनि द्वार, योनि द्वार, और बीच में इस गर्भाशय और योनि द्वार को मिलाने वाली संरचना कौन है, ग्रीवा है। आगे बात समझ में। ये सबसे पहले आप नाम याद कर लेना इसका, अंडाशय, गर्भाशय, है ना, ग्रीवा, योनि, अंडवाहिनी, जिसे आपने फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा था। सबसे पहले आपको ये नाम याद कर लेना दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे ही ये योनि द्वार में क्या होता है, बहुत सारे शुक्राणु, शुक्राणु का आकार कैसा होता है दोस्तों, चम्मच, देखिए चम्मच, बिल्कुल चम्मच की तरह का आकृति का कौन होता है, शुक्राणु होता है। ये है शुक्राणु। अब ये चम्मच जैसी आकृति का है दोस्तों। अब ये जो शुक्राणु है, ये इसका क्या कहलाता है, हेड, यानी इसका सिर भाग कहलाता है ना। ये इसका मध्य भाग कहलाता है, और लास्ट में इसका ये क्या है, ये मध्य भाग, और ये लास्ट में क्या है, ये पूंछ वाला भाग है ना। ये 3 भाग होते हैं इसके अंदर, शुक्राणुओं के अंदर। और जैसे ही ये योनि द्वार में वेतून क्रिया होती है, पुरुष द्वारा शिश्न के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकालकर कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, योनि के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत सारे इस प्रकार के शुक्राणु यहाँ योनि द्वार से क्या हो जाएंगे दोस्तों, छोड़ दिए जाते हैं। और फिर ये ग्रीवा के माध्यम से कहां पर जाते हैं, देखो दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब्स, है ना। तो जहां पर जो निषेचन की क्रिया होती है ना, ये निषेचन क्रिया स्थल है। कौन है, निषेचन, निषेचन क्रिया स्थल। अगर पूछ लिया जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स में मिलते हैं दोस्तों। अब ये फेलोपियन ट्यूब्स में मिलेंगे तो जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होकर क्या बनेगा, आप सब जानते हैं, बोलो एक बार, युग्मनज। युग्मनज जो होगा 72 घंटे बाद में कहां स्थापित हो जाएगा, आपके गर्भाशय भाग में स्थापित हो जाएगा। और गर्भाशय भाग में स्थापित होगा, और गर्भ में जैसे ही जाएगा इसमें काफी सारे विभाजन शुरू हो जाएंगे। और विभाजन होने से दोस्तों आपको पहले ही बताया, सबसे पहले क्या, किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। फिर एम्ब्रियो के बाद में क्या बनेगा, उसमें गर्भ यानी और विकास होगा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो पूरा जो गर्भ बनेगा, 9 महीने बाद में बच्चा विकसित हो जाएगा। अब बात आती है कि गर्भ, जैसे आप बाहर होते हो, बाहर खाना खाते हो, श्वास लेते हो, तो गर्भ के अंदर ये चीजें कौन करता है, तो दोस्तों एक प्लेट होती है ना, प्लेट, अपनी खाने वाली प्लेट, ऐसी ही प्लेट यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा लिखना वहां पर, तस्तरी नुमा या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या तस्तरी नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं दोस्त प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम रट लेना इसको, बिल्कुल प्लेसेंटा। ये मान लो आपका कोई शिशु है ना, ये इस प्रकार का शिशु है, इस प्रकार का गर्भ में यहाँ पर शिशु रह रहा है, ठीक है, और इसके 2 पैर, ये 2 हाथ ना, इस प्रकार का कोई शिशु है, ये गर्भ में रह रहा है दोस्तों, इस प्रकार का गर्भ है ना। अब गर्भ में यहाँ पर क्या होता है, ये गर्भाशय, ये कौन है, ये है गर्भाशय। अब इस गर्भाशय की दीवार पर यहाँ सटी सटी आकृति कौन होती है दोस्तों,
ये कौन होती है? ये होती है प्लेसेंटा। कौन होती है दोस्त? नाम रट लेना, इसको पूछा जाता है कई बार, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा यहां से टच होते हुए इसके यहाँ नाभि भाग में एक कोड जुड़ी रहती है, इसे क्या कहते हैं? अम्बेलिकल कोड। क्या कहते हैं? अम्बेलिकल कोड। समझ में आ गई? शिशु के नाभि में जुड़ी रहती है इस प्रकार की मांसल संरचना है ये। और किससे जुड़ी रहती है? तस्तरी नुमा संरचना, जिसको आपने क्या कहा? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु को पोषण, ग्लूकोज, रक्त, ऑक्सीजन जिसकी भी आवश्यकता होती है, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु को प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी मादा और शिशु के बीच का जो संपर्क, जो स्थल है, वो क्या है? प्लेसेंटा है। क्या है दोस्तों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो गर्भ में पल रहा शिशु है, इसको आपको सबको पोषण मिलेगा, श्वसन मिलेगा, है ना, हर प्रकार का जो भी इसको चाहिए सब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आगे मैंने बताया जैसा कि अगर मान लो उसको शुक्राणु नहीं मिलता है जो अंडाणु बना है, तो आप आगे की प्रक्रिया जानते हो कि वो गर्भाशय की दीवार तो आराम से मोटी होगी, बाद में 28वें दिन वो टूटेगी, ब्लड के साथ में वो अंड बाहर निकल जाएगा और वापस अगले महीने फिर अगले अंडाशय, यानी एक बार दाएं से एक बार बाएं से, अगले अंडाशय से अंडा रिलीज होगा, वही क्रियाएं वापस चलती रहेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अपन इस पाठ के अंत वाले स्थल पर जा रहे हैं ना। मिटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, जो अंतिम इस पाठ का टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य, कि जनन स्वास्थ्य अपन कैसे सही कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो स्वास्थ्य कैसे सही से कर सकते हैं? बढ़िया खाना खाओ, आराम से संतुलित आहार लीजिए, बढ़िया नींद लीजिए, नशे से दूर रहिए, है ना, और व्यायाम करिए। इनसे आपका क्या होगा? शरीर स्वस्थ होगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, कि जैसे आजकल क्या होता है कि कम उम्र में ही शादी कर देते हैं ना, 10-12 साल के हुए लड़का लड़की उसकी शादी करते हैं, बेचारे का शरीर तो वैसा है ही नहीं कि अब वो जाएंगे कम उम्र में ही, मान लो पुरुष और महिला की शादी हो गई, अब वो मान लो जनन होगा उसमें, तो जनन होगा तो उसके शरीर क्या होगा? उसके योग्य तो है ही नहीं इतना कि वो जनन का, अभी उसका शरीर मजबूत हुआ ही नहीं, और हुआ ही नहीं तो उसका शरीर धीरे धीरे महिलाओं पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। इससे क्या होता है? उनका शरीर खराब हो जाता है। और कई बार महिलाएं नहीं चाहते हुए भी कम उम्र में क्या कर देते हैं? माँ बाप उसकी क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं, जिससे उसको भावनात्मक रूप से भी वो क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए। और क्या होता है कि कम जानकारी के अभाव में, जैसे किसी की शादी हो गई तो उनके बीच में मैथुन क्रिया होगी। अब मैथुन क्रिया के कारण वो क्या होते हैं दोस्तों? उनमें कुछ रोग हो जाते हैं। तो रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, कई रोग ऐसे संक्रामक रोग, आप 9वीं क्लास में पढ़ के आए, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से, यौन क्रियाओं के माध्यम से अगर मान लो किसी में रोग फैल रहा है तो वो सब कौन है? संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग कौन है? जो मान लो किसी के साथ बैठने, उठने, खाने पीने, किसी भी प्रकार से उसके कॉन्टेक्ट में हुआ, पानी, किसी यौन संपर्क, तो वो नहीं फैल रहे हैं, तो वो कौन से? असंक्रामक रोग है, जैसे कि कैंसर। लेकिन अपन यहाँ पर एक आपके कुछ संक्रामक रोग दे रखे हैं जो यौन क्रियाओं द्वारा, यौन संक्रमित रोग जो होते हैं जीवाणु द्वारा, तो जो फैलने वाला रोग है वो है गोनोरिया, सिफिलिस, रट लेना इनको। अब विषाणु द्वारा जो फैल रहा है वो मस्सा, जिसे वाल्ट कहते हैं, और एड्स, ये दोनों रट लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे इस प्रकार की हो गई, अब आपने को क्या करना है कि मान लो अब बच्चा मान लो पैदा नहीं करता है या किसी को, या फिर कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक बच्चे, अपन कहते हैं ना कि भाई एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि माँ जो है वो अपना शरीर वापस क्या कर सके? हाँ, वापस उसका शरीर आराम से सही हो सके, है ना, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद माताओं को नया जीवन मिलता है दोस्तों। अब उसको वापस शरीर सही होने में, पहले जैसा होने में बहुत समय लगता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई उसके बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 3 वर्ष का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के में। अब ये गैप कैसे हो भाई? मैथुन क्रिया तो चलती रहे और गैप भी कैसे? मनुष्य बहुत शार्प है ना, मैथुन क्रिया भी चलती रहे और बच्चों के बीच में गैप भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ विधियां इस्तेमाल की गई है, तो मैंने यहाँ लिख दी है, ऐसे कि ऐसे आपको याद कर लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये गर्भ रोधन यानी गर्भ नहीं उसके, तो अब इसके लिए आपने मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को याद कीजिए कि भाई एक तरीके से अगर शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं, तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो अपने को ये करना है कि शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने देना है। इसके लिए क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं? देखो, जैसे पुरुष है, हाँ, मैथुन क्रिया के दौरान यदि कंडोम का यूज कर लेता है और सर्वाइकल केप जो कि महिलाओं के लिए आती है, अगर वो इसका उपयोग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, तो गर्भ धारण भी नहीं होगा। और कुछ अगर मान लो शुक्राणु अंडाणु का मिलन भी हो जाता है, या फिर
शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले तो उसके लिए कुछ रासायनिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है ना। पिल्स वगैरह आती है दोस्तों, नहीं खानी चाहिए वैसे, तो वो उससे भी शरीर खराब होता है। तो उससे क्या होता है कि रासायनिक दवाइयों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, गर्भ रोधन की क्रिया की जाती है, यानी गर्भ निरोधक गोलियां आती है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हो गर्भ निरोधक गोलियां, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां। इसके सेवन से भी क्या होता है दोस्तों, गर्भ धारण नहीं होता है। अच्छा, तीसरा क्या होता है कि आप कोई भी क्रिया नहीं करो, है ना, कंडोम भी यूज नहीं करना चाहते हो, गर्भ आप गोलियां भी नहीं लेना चाहते हो, तो आप क्या कर दोगे, पुरुष में तो होता है नसबंदी। आपने पढ़ा है दोस्तों, शुक्र जनन, शुक्र वाहिका जो है, शुक्र वाहिका जो नलिका आपने पढ़ी है, उसके माध्यम से ही वो वृषण से जुड़ी रहती है, और वृषण उसमें शुक्राणु छोड़ता है, और शुक्राणु बाद में आगे शुक्र वाहिनी नलिका से ही होके जाता है। अगर शुक्र वाहिनी नलिका को काट दिया जाए या उसको वहीं पे बांध दिया जाए तो शुक्राणु आगे बढ़ेंगे नहीं दोस्तों, तो शुक्राणु आगे बढ़ेंगे नहीं तो मादा की योनि में वो जाएंगे नहीं, तो है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वहां पर शल्य क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपकी शुक्र वाहिनी नलिका को कट कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिसको कहते हैं नसबंदी, यानी उस नस को बांध दिया गया है, तो शुक्राणु आगे बढ़ेंगे नहीं। और महिलाओं में यही क्रिया फैलोपियन ट्यूब्स के साथ होती है, जिसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी क्रिया कहते हैं। और एक क्या होता है, महिलाओं में कोपर्टी का उपयोग किया जाता है, 3 साल 5 साल के लिए कोपर्टी लगा दी जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ना, तो ये कोपर्टी का उपयोग। इस प्रकार से ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से, पूरी ऊर्जा के हिसाब से और बड़ी ईमानदारी के साथ जो जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वहां से मैंने हर चीज वहां पर आपको लिखा ही है। अब आपका धर्म सबसे पहला तो ये बनता है कि इनको बढ़िया से रट लेना है, ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और आप भी आपकी राय दे सकते हैं कि मैं आपको और कैसे बेहतर बना सकता हूं, ठीक है। तो आपकी राय मेरे लिए सर्वमान्य होगी, आ गई बात समझ में। इसके अलावा देखो, इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाओ, शेयर करो इसको, और अलग आप सब तक पहुंचाओ कि मार्ट साहब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आराम से बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो उसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका भला ही थोड़ी होना है, तो कर भला तो हो भला, है ना, आगे तक पहुंचाओ उसको। ओके, पूरा पार्ट होता है खत्म। जय सिया राम, छाप लेना इसको।